हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज से आप सभी के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं रोजाना शाम 7 बजे क्लास 10th की मैथ भारती भवन बुक से। तो आप हमें देखना ना भूलें रोजाना शाम 7 बजे। तो चलिए हम लोग मैथ की शुरुआत करते हैं और मैथ की धाकर बैच के साथ रोजाना शाम 7 बजे लाइव आना ना भूले, क्योंकि हम लोग प्रत्येक दिन आज से लाइव आएंगे कितने बजे, तो 7 PM में। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ भारती भवन बुक से। चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 0 to हीरो लेवल के पास पहुंचेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा है क्या दिया हुआ है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर्स हमें पढ़ना है। इससे पढ़ने से पहले एक चीज के बारे में जानेंगे, यह नंबर क्या होता है। ठीक है ना, तो हम लोग नंबर के बारे में देखेंगे। संख्या क्या है, संख्या। ठीक है, यह जो हमने लिखा संख्याएं, इसका मतलब समझेंगे सबसे पहले, यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्या, नंबर्स। ठीक है, तो यह जो संख्या है वह क्या है संख्या। तो हम लोग कह रहे हैं क्या, संख्या वैसे अंक को बोलेंगे, यानी एक तरह से इसको बोले तो क्या है, यह एक संकेत है। अगर शॉर्ट वे में बोले तो संख्या क्या है, एक संकेत है। क्या है, तो संकेत है, एक सिंबल है। ठीक ना, क्या है, तो संकेत है, सिंबल है। यह जो सिंबल है यह कैसा कैसा सिंबल हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, बिल्कुल प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो हमने कहा 3, 40, 50, -3, -2, -1 डॉट 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 भी लिख सकते हैं। इसको हमने नाम दिया क्या, संख्या। अब जब संख्या के पास पहुंचे हैं तो संख्या और अंक में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। संख्या और अंक में अंतर क्या होता है, तो हमने लिखा क्या, तो हम लोग बोलेंगे जो संख्या हम लोग बनाए, यानी अंक की सहायता से जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसे बोलेंगे क्या, संख्या। जैसे 10, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हम लोग कितनी संख्या ले सकते हैं। अब चलते हैं अंक के पास। अंक होता है क्या, डिजिट। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, डिजिट। तो याद रखिएगा डिजिट केवल और केवल 10 होते हैं। डिजिट की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। कौन कौन होती है, सो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए काउंट करके इसे देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो बोलेंगे नंबर ऑफ, तो कितना बोलेंगे, 10। अब जरा देखते हैं संख्या कितनी होती है। तो संख्या के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे क्या, यह जो संख्या होती है और अनंत होती है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, संख्या क्या होती है, अनंत होती है। यानी एक तरह से नंबर क्या है, नोटेशन है, संकेत है, सिंबल है। अब नंबर्स को तो हम लोग देख लिए, तो यह जो नंबर को हम लोग देखते हैं कि नंबर कितने होते हैं भाई। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, नंबर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। यह जो नंबर आया इसको हम लोगों ने बांटा कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। एक को हमने कहा वास्तविक संख्या, दूसरी को कहा हमने क्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, और इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। कैसी संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, इमेजिनरी नंबर।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने कहा क्या, या तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के पास आ गए, यानी रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो हम लोग सीधा सी बात में जानेंगे वैसी संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सके, यानी संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। किस पे प्रदर्शित करेंगे, तो संख्या रेखा पर। जिसको हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर देंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, तो हम लोग प्लस को भी कर सकते हैं, +-1, +-2, +-3, +-4, डॉट 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 डॉट, ठीक है। या हम लोग √2 ले ले, √3 ले ले, √8 ले ले, डॉट डॉट डॉट, यानी जो रूट में रहे या बिना रूट का रहे, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, उस दोनों को हम लोग वास्तविक संख्या को यानी कि संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं जो रूट के अंदर माइनस लग जाए, जो रूट के अंदर माइनस लग जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इस प्रकार से ऐसे रहेगा, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, तो काल्पनिक संख्या। यह क्लास 11th में हम लोग को पढ़नी है। यानी हम लोग जरा देखिए यहाँ पे -1 है, इसको हम लोग नोटेशन देते हैं कि आयोटा से, ठीक ना। किससे हम लोग देते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा। यही आयोटा से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जिसका फुल डिटेल्स हम लोग 11th में देखेंगे। हम लोग को पढ़ना है क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो हमने वास्तविक संख्या कहा जिसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर दिया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो जरा देखिए वास्तविक संख्या को हम लोग लेकर के आ रहे हैं इधर, ठीक है। हमने लेके आ गया यहाँ पे, हमने कहा वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन में, तो एक को हम नाम दिया क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्या, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। और दूसरे को कहते हैं हम लोग क्या, अपरिमेय संख्या। कैसे संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने कहा क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या किसको डिवाइड किए, तो हमने कहा वास्तविक संख्या को डिवाइड कर दिया किसमें, तो परिमेय और अपरिमेय में। अब देखेंगे परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। तो परिमेय को हम लोग साफ शब्दों में कहेंगे जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। किसके फॉर्म में, तो p/q के रूप में, ठीक ना। जो p/q के रूप में लिखा जाए और जहां कहेगा क्या, q डज नॉट इक्वल टू 0, वह हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। यानी जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। और जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे हम लोग बोलेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। तो एक बात स्पष्ट हो गई, यानी वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख दे वह क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। कब, जब उसका q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखिए अपरिमेय संख्या के पास, तो हमने कहा अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो p/q के रूप में न लिखा जा सके, उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए, √2, √3, √5, √8। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो संख्या का वर्गमूल निकल जाए, यानी यह आयते रहेगा, ठीक है ना। जो संख्या का वर्गमूल निकल जाए उसे हम लोग भी बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या बोलेंगे, क्लियर। तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यानी √16, √9, √64, ये सब कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है।
अब जरा देखिए, परिमेय संख्या को इतना ही नहीं, परिमेय संख्या अगर भिन्न भी रहेगा, क्या रहेगा, कोई भिन्न भी रहेगा, भिन्न रहे या पूर्णांक रहे, या दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखिएगा, 1/2, 3/4, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। अगर इस प्रकार से भी संख्या आती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो परिमेय संख्या बोलेंगे। तो हमने क्या बोला, भिन्न रहेगा, पूर्णांक रहेगा, या PYQ के रूप में रहेगा। इसी को PYQ को ही हम लोग बोलते हैं क्या, भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना। PYQ को ही हम लोगों ने एक नाम दिया क्या, भिन्न, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन के रूप में रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे क्या, तो परिमेय संख्या। अब जरा देखिए, ऋणात्मक रहे या धनात्मक रहेगा, दोनों को हम लोग बोलेंगे क्या, तो परिमेय संख्या बोलेंगे। क्लियर है। अब जरा एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब इतना तो हम लोग देख लिए। अब देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी अगर परिमेय संख्या कोई भी संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती का आता है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, यह परिमेय संख्या है। अब शांत और अशांत क्या होता है उसको पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग शांत और अशांत का। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिएगा, 1/, हमने क्या लिया, 7, ठीक है। यह 1/7 लिया, इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो हमने कहा 7 को डिवाइड करेंगे 1 में, क्या लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो हम लोग क्या बैठाएंगे, शून्य और दशमलव देंगे, तो क्या अब तो लग जाएगा ना। 1 मारती लगा 7, 10 में से 7 गया 3, 7 चौका 28, 2, 7 दूना 14, 6, 7 8 56, कितना बचा, 56 ना, क्या बच गया, 40। अब इस 40 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 7 6 42, 7 5 35, फिर से हम लोग काटते हैं तो कितना बचा, 5, 7 7 49, 1। अब जरा देखिए, यह जो 1 आया फिर से ही से यहाँ रिपीट करना शुरू हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो संख्या आएगा वह क्या होगा, बार बार रिपीटेड रहेगा। यानी बार बार रिपीटेड है, यानी वह शांत आवर्ती का है। कैसा है, तब बोल देंगे शांत आवर्ती, शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती, यानी दोनों क्या होता है, शांत हो या अशांत हो, शांत या अशांत शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, यह दोनों क्या होता है, तो बोलेंगे यह दोनों होता है हमारा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसी में कंडीशन उत्पन्न होए, अशांत आए, यानी अदल बदल के बार बार संख्या बदल बदल करके आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। यानी कोई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, वह अनावृत्ति है, बार बार एक ही संख्या न आकर के अलग अलग संख्या आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनावर्ती। अशांत अनावर्ती संख्या क्या कहलाएगी, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे देखिए, √2 का वैल्यू, ठीक है, √2 का वैल्यू 1.414 डॉट 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 इस प्रकार से आते रहता है। यानी इसका जो मान होता है वह बदल बदल के आते रहता है। √3 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, अदल बदल के मान आते रहेगा। यानी वह एक ही संख्या को बार बार रिपीट नहीं करेगा, बल्कि चेंज करके रिपीट करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अशांत अनावृत्ति। चलिए एक और एग्जाम्पल इसमें हम लोग लेते हैं शांत आवृत्ति का। हमने तो अशांत आवृत्ति का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग एक शांत आवृत्ति का ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, 1/8, क्लियर। 1/8 को इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या लगाएंगे जी, 8 से 1 8, 0, 1 माती 8 लगाएं, 2 लगाएं, 8 दूना के 16। अब जरा देखिए यहाँ पे कितना बचा, 40, तो 8 5 40, यानी यह क्या हो गया, यह जो हुआ यह हमारा शांत हो गया। तो बोलेंगे शांत हो या अशांत आवृत्ति का हो, दोनों मेरा क्या कहलाएगा, तो परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो अशांत प्रवृत्ति का होगा, अनावृत होगा, अनावर्ती होगा, यानी रिपीटेशन बार बार नहीं होगा बल्कि चेंज करके आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अशांत अनावृत्ति, यानी अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्लियर। अब चलिए इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट के पास हम लोग आ गए हैं, क्या, परिमेय संख्या।
हमने अभी अभी देखा था क्या, परिमेय और अपरिमेय देख लिए थे। अब परिमेय और परिमेय देखने के बाद हम लोग परिमेय के पास आते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान गए थे। अब हम लोग परिमेय संख्या को दो भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? तो एक को हमने नाम दिया क्या, भिन्न कहा। क्या कहा? जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और एक को हमने नाम दिया क्या, पूर्णांक कहा, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक और इंटीजर को यहां समझते हैं कहां से आया, तो यह आया परिमेय संख्या से आया। कहां से आया? तो परिमेय संख्या से आया, ठीक है। परिमेय संख्या से क्या क्या निकल करके आया? तो हमने कहा क्या, भिन्न और पूर्णांक। तो भिन्न कहते हैं किसको? तो देखिए जो पी वाई क्यू के रूप में रहेगा, किसके रूप में रहेगा, जो पी वाई क्यू के रूप में रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न। लेकिन इसका भी शर्त है, क्या है शर्त, द क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और 1, यानी जो क्यू का मान होना चाहिए या जो अंश है, अंश और बटा हर जो कहते हैं, तो वह जो हर है तो वह हर कभी भी 0 और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। वह हमारा क्या कहला जाएगा, भिन्न कहला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 1/2, 3/8, 4/7 डॉट 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 इस प्रकार का संख्या रहेगा, तब हम लोग कहेंगे भिन्न। क्लियर? जैसे a/b यह क्या है, तो भिन्न है। अब जरा देखिए पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक के बारे में समझेंगे। जैसे पूर्णांक के बारे में हम लोग जानते हैं क्या, धनात्मक और ऋणात्मक और होल नंबर्स यानी तीनों को इंक्लूड कर दिया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिसमें प्राकृतिक संख्या और अऋणात्मक प्राकृतिक संख्या साथ ही साथ 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक बनता है। तो पूर्णांक बनता है तो कहते हैं किसको, सो देखिए तो कहते हैं क्या, जो पूर्णांक होगा पी वाई क्यू, और यह पी वाई क्यू के रूप में क्या होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि जो पी वाई क्यू के रूप में होगा क्यू के बराबर 1, यानी कहने का मतलब क्यू के बराबर 1। जैसे सपोज दैट मान लीजिए -1 ले लिए, -1 के बटा में 1, तो क्या कहलाएगा, 1 ही कहलाएगा। यानी क्यू के बराबर, क्यू के जगह पे हमेशा और हमेशा केवल कितनी होनी चाहिए, तो 1 होनी चाहिए। 1 के अलावा कोई और अगर वर्ड आता है तो हमारा क्या कहलाएगा, यह पूर्णांक नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं क्या, +-3 +-2 +-1 डॉट 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 इस प्रकार से हम लोग बढ़ते जा सकते हैं, घटते जा सकते हैं। यानी यह दोनों जो हमारा होगा प्लस वाला और माइनस वाला वह क्या होगा, तो पूर्णांक होगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए हमने प्लस और दोनों माइनस ले लिया। अब इसके बाद देखिए हम लोग पूर्णांक को और डिवाइड में बांटते हैं, ठीक है। तो हमने कहा पूर्णांक को 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे पूर्णांक को, इंटीजर को 3 भाग में बांटेंगे। कैसा कैसा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक, ऋणात्मक, जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। दूसरा को बोलेंगे हम लोग क्या, जीरो इंटीजर्स यानी शून्य पूर्णांक। हमने क्या कह दिया, एक ऋणात्मक, एक को शून्य और एक को हम लोग कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। कैसे पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स तो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, 3 तरह से इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। तो अभी अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों होता है। तो जो संख्या माइनस में रहेगा, माइनस वाले को हम लोग क्या कर देंगे, -3 -2 -1 डॉट 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 इस प्रकार से घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनस वाला क्या कहलाएगा, तो ऋणात्मक। और शून्य पूर्णांक, सो देखिए यह जो शून्य है यह तो ना ही तो
प्लस वाला होता है और ना ही तो माइनस वाला होता है। यह दोनों में से कोई नहीं होता है। क्लियर? ना ही तो यह धनात्मक है और ना ही तो यह ऋणात्मक है। यह दोनों में से कोई नहीं है। अब धनात्मक में देखिए क्या होगा से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी हम लोग अनंत तक जा सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? धनात्मक पूर्णांक। तो अभी अभी हमने क्या देखा? पूर्णांक का 3 रूप में व्यक्त किए। क्या क्या? ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक के रूप में। ठीक है, तो चलिए इससे अगला टॉपिक की ओर हम लोग मूव करते हैं। इतना देखने के बाद जरा देखिए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे अब। तो देखिए आज हम लोग कुछ संख्या के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग क्लास 9th में संख्या के बारे में पढ़ चुके थे, प्राकृतिक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। इसको एक बार हम लोग पुनः यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक ना? प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखेंगे, यानी हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर किसको? तो गिनती की सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या क्या हो जाएगा? सो देखिए, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक हो जाएगा। क्लियर? या हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या की ओर। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर क्या होती है? क्लियर? होल नंबर यानी देखिए, होल नंबर कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या और उसके साथ जीरो को अगर हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर लेने से क्या होता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। तो सिर्फ हम लोग क्या कर लेंगे? जीरो को शामिल कर लेंगे और जस के तस बाकी सब लिख देंगे। वह क्या कहलाएगा? तो पूर्ण संख्या कहला जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग क्या? सम संख्या के पास। सम संख्या यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्या? इवन नंबर। इवन नंबर्स यानी संख्याएं हैं, बहुत सारा संख्याएं हैं, ठीक है ना? तो संख्याएं कर दीजिए, कोई बात नहीं, उससे भी दिक्कत नहीं है। अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हम लोगों ने? इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या कैसी हो सकती है? सो देखिए, हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं, तो जीरो को भी हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या ही कहते हैं। याद रखिएगा, जीरो को सम संख्या कहते हैं। और एक और बात, जीरो को परिमेय संख्या कहते हैं। और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही तो निगेटिव होता है। ठीक है? अब जरा देखिए, जीरो तो हम लोग लिख दिया, अब कॉमा दे करके प्लस और माइनस दोनों में लिखेंगे 2, यानी जो 2 से कट जाए उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। 2 कट जाएगा, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, इस प्रकार से डॉट 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 आते रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर। चलिए नेक्स्ट मूव हम लोग करते हैं विषम संख्या के पास। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ठीक है? अब जरा देखिएगा ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है। सो एक और बात ध्यान दीजिएगा, एक ना ही तो हमारा भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है? एक ना तो भाज्य है और ना ही तो अभाज्य, दोनों में से कोई नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इवन नंबर के, ऑड नंबर की बात हो रही है, तो ऑड नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो ऑड नंबर देखिए, विषम संख्या की भी बात हो तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? हमारा 2 होती है। ठीक ना? याद रखिएगा, एक और एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इवन विषम संख्या की बात हो रही है, जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 9 और प्लस माइनस 11 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से जो संख्या आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो विषम संख्या कहेंगे। ठीक है ना? अब उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे? अभाज्य संख्या के पास। कहाँ आते हैं? अभाज्य संख्या। क्या एक और नाम इसका आप लोग जानते हैं? अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? सो यानी इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। कैसी संख्या कहते हैं? या रूढ़ संख्या कहते हैं।
अभाज्य संख्या, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या। अब जरा देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कहते हैं क्या, प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन उठेगा कि ये जो हम लोग अभी अभी हमने लिखा अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, यह संख्या होती है क्या? तो अधिकांश बच्चे बोलते हैं जो दो से सर कट जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अभाज्य। और जो दो से कट जाएगा, जो दो से नहीं कटेगा उसको अभाज्य, जो दो से कटेगा उसको भाज्य। तो यह सारा सर क्या है, गलत है, ठीक ना। अभाज्य कहने का मतलब कोई भी संख्या लीजिए, उसका अगर फैक्टर, उसका गुणनखंड केवल एक और वह स्वयं से कटता हो, यानी उसका केवल और केवल गुणनखंड कितने आते हैं, दो, एक खुद और एक एक, वही हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग क्या, दो को ही ले लेते हैं। दो का अगर हम लोग फैक्टर करें तो कितना कितना आ सकता है, एक और दो आ सकता है, ठीक है। अभी हमने ही कहा था यानी जिसका फैक्टर क्या हो, दो हो, यानी जिसका गुणनखंड कितने होनी चाहिए, तो दो होनी चाहिए। जिसका गुणनखंड दो से अधिक ना हो, दो से अधिक ना हो, वह क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा क्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्या, प्राइम नंबर। सो देखिए, और एक और बात नोट करके लिख लीजिएगा, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या अभाज्य संख्या दो है। क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, ठीक है। अब दो को लिख दिया। अब जरा देखिए, अब अभाज्य कहने का मतलब हुआ था क्या, जो जिसका फैक्टर क्या केवल और केवल कितने हो, तो दो हो, ठीक ना। अब जरा देखिए, यहाँ पे हम लोग लेते हैं तीन, तीन का फैक्टर क्या क्या होगा जी, एक और तीन। पाँच का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक और पाँच। सात का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक और सात। अब जरा देखिए, सात। ग्यारह का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक और ग्यारह। तेरह का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक और तेरह। तो हमने कहा जिसका गुणनखंड केवल और केवल दो हो, यानी एक अपने आप और एक एक, वह क्या कहलाएगा, तो अभाज्य संख्या कहलाएगा, यानी प्राइम नंबर कहलाएगा या रूढ़ संख्या कहलाएगा। अब जरा देखिए अगला, भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक, भाज्य या यौगिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर। जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्या, कंपोजिट नंबर। तो ये भाज्य या यौगिक होता है क्या, तो एक बात याद रखिएगा, यानी जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो, यानी जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो, यानी उसका फैक्टर दो से ज्यादा आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो नोट करके लिखेंगे क्या, जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो, क्या कहलाएगा, तो भाज्य संख्या कहलाएगा या यौगिक संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए, चार का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, यानी दो से अधिक हो गया। अब जरा देखिए, छः, एक, दो, तीन, और क्या, छः। अब जरा देखिए, आठ, दो, एक, चार, आठ, यानी दो से अधिक फैक्टर वाले को हम लोग क्या नाम देंगे, तो हम लोग उससे अधिक फैक्टर वाले को नाम देंगे भाज्य संख्या है। जैसे 8 हो गया, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब क्या हो जाएगी, तो भाज्य संख्याएं हो जाएगी। अभी अभी हमने देखा क्या, प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, ये सारा का सारा टॉपिक हमें क्लास 9th में पढ़ना था ऑलरेडी। इसको केवल हम लोग यहाँ पे रिवाइज किए हैं। क्लियर।
हाँ, एक और नोट यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक ना तो भाज्य और ना ही यौगिक है। एक ना ही, ना तो, देखिए, एक ना तो भाज्य या अभाज्य है, एक ना तो भाज्य या, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, एक और पॉइंट लेकर लिखेंगे, एक ना तो रूढ़ है या ना तो यौगिक है। बोलेंगे कि एक ना तो रूढ़ है ना ही यौगिक है। तो हमने एक को क्या बोला, एक ना तो भाज्य है और एक ना ही यौगिक है। ना तो भाज्य, ना रूढ़, ना भाज्य, ना यौगिक, दोनों में से कोई नहीं है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट और संख्या के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग एक और संख्या के पास पहुंच गए हैं। तो क्या है? सभाज्य संख्या। सभाज्य, सभाज्य संख्या, ठीक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कहते हैं किसको? तो देखिएगा, को प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं? ऐसी दो संख्या, ठीक है ना। सबसे पहले प्राइम नंबर को देख लेते हैं। प्राइम नंबर किसको हम लोग कहते हैं सर? यानी अभाज्य संख्या होता है, क्या होता है? अभाज्य। अभाज्य तो अब प्राइम नंबर हम लोग कहते हैं किसको? जिसका फैक्टर क्या हो? केवल और केवल 2 हो। जैसे देखिए, 3 का फैक्टर 1 और 3, 5 1 और 5, 7 1 और 7, यानी जिसका फैक्टर केवल कितनी आनी चाहिए? तो जिसका फैक्टर अगर 2 आता है वह क्या कहलाएगा? तो प्राइम नंबर कहलाएगा। फैक्टर कितनी आनी चाहिए? 2। उसी प्रकार से यहां कहता है क्या? ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। यानी जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। 1 हो क्या कहलाता है? सभाज्य संख्या कहलाता है। सभाज्य सभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर? तो हमने कहा क्या? ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, वह क्या कहलाएगी? तो हम लोगों ने उसको नाम दिया क्या? वह को प्राइम नंबर कहलाएगी। कैसी संख्या कहलाएगी? तो को प्राइम नंबर। तो जरा देखिए, हम लोग कुछ संख्या को देख लेते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया क्या? अभी हम लोग ले रहे हैं क्या? एचसीएफ निकाल रहे हैं किसका? ए कॉमा बी का। ठीक है ना। ए कॉमा बी का हम लोग एचसीएफ क्यों कहेंगे 1? सो देखिए, ए को लिखे, बी को लिखे, दोनों में कॉमन बात क्या है जी? तो दोनों में कॉमन बात केवल क्या है? एक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या? एचसीएफ ए कॉमा बी का क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 3 और 5। ठीक ना। 3 और 5 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। 5 और 7 का एचसीएफ क्या आएगा? तो 1 आएगा। क्यों आएगा? सो देखिए, 3 5, 3 गुने 1, 5 गुने 1, कॉमन क्या मिला हमें? तो कॉमन 1 1 मिला। तो हम लोग बोल देंगे क्या? एचसीएफ 3,5 का क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो 3 और 5 क्या है? यह सभाज्य संख्या है। तो इसी को हम लोग नाम देंगे क्या? सहअभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या। क्लियर है? सभाज्य संख्या। तो हमने जितने भी नंबर थे, संख्याएं थे, उसके बारे में हम लोगों ने गहन अध्ययन कर लिया है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक के पास। टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं अब अपने सिलेबस को।
तो देखिए इसमें हम लोग आ गए हैं प्रमेयिका के पास। एक स्टेप है वास्तविक संख्या में प्रमेयिका, लेमा। आखिर यह होती है क्या? तो लेमा कहता है या जो प्रमेयिका है यह एक कथन है, यह क्या है? एक स्टेटमेंट है जिनका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाए, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? प्रमेयिका। यानी इसका हम लोग सहयोग लेंगे किसी अन्य कथन को प्रूव करने के लिए, तो वह क्या कहलाएगा? प्रमेयिका। फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब सेकेंड स्टेप देखिए क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा केवल और केवल दो धन पूर्णांकों के लिए बना है। कितने धन पूर्णांकों के लिए? तो दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए। यहाँ पे लिख देंगे क्या? केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, केवल दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, ठीक ना। अभी कहता है क्या? तो कहता है दिए गए रहने पर ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक संख्या यानी अऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या Q और R विद्वान है कि। सो देखिए विद्वान क्या है सो, तो कहता है क्या? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा बराबर R बड़ा B, ठीक ना। यानी जो 0 का वैल्यू है वह क्या है? यानी R के वैल्यू से क्या है? 0 के वैल्यू के बड़ा है। यानी जो यह B का मान है वह R के मान से क्या है? बड़ा है। और B के मान R के मान से क्या है? बड़ा है। और R का मान B के मान से छोटा है। क्लियर। तो यह कहता है क्या? इसी को हम लोग कहते हैं क्या? यूक्लिड विभाजन लेमा। इसी को हम लोग कहते हैं ए बराबर BQ प्लस R, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को कहते हैं। अब जरा देखिए इसी चीज को हम लोग प्रूव करने के लिए एक तकनीक के पास पहुंचते हैं। तो हमने बचपन में क्या पढ़ा है? तो बचपन में हमने पढ़ा है क्या? भाग। सभी कोई भाग जानते हैं। सो देखिए जो बीच वाले स्टेप होता है इसको हम लोग बोले हैं क्या है? बी है। इसको हमने नाम दिया क्या? ए। और जो हमारा रिमाइंडर आया उसको हमने कहा क्या? आर है। और यह क्या है? क्यू है। ठीक है ना। अब जरा देखिए, क्लियर है? सॉरी मिस्टेक, यह जो हमने लिखा सो उल्टा लिख दिया। यह जो हुआ यहाँ पे ए और ए क्या है? बी। अब इसको देखिए हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको हम लोग जानते हैं ऑलरेडी क्या? ये शेषफल होता है। यह शेषफल है। और यह क्या होता है? भागफल होता है। और यह क्या होता है? भाजक होता है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है? हम लोग जानते हैं क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, ये इतना चीज हम लोग पहले से जानते थे। इसी चीज को यहाँ पे लिखा है क्या? ए बराबर BQ प्लस R, जहां 0 का मान क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए R के मान से। ठीक है ना, या बराबर उसके होना चाहिए। और जो B का मान है वह बड़ा होना चाहिए। किसके मान से? तो R के मान से क्या होनी चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए एक एग्जाम्पल देकर हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या? 2/23। ठीक है, एक मराठी लगेगा, 2 लगाएं, कट गया। एक मराठी लगेगा, 2 लगाएं, 1 लगाएं, 1 आ गया। अब जरा देखिए यह जो Q है, यह क्या हो गया? A हो गया। यह क्या हो गया? B। और यह क्या हो गया? R। तो कह रहा है क्या? R का मान छोटा होना चाहिए। किसके मान से? तो B के मान से R का मान छोटा है। छोटा जी, यानी B के मान से R के मान क्या होना चाहिए? छोटा। फिर कहता है B का मान क्या? बड़ा होना चाहिए, R के मान से होना चाहिए। और दोनों में ही हमें देखना था क्या? हमेशा और हमेशा क्या आएगा? जो B का मान आएगा वह बड़ा होगा और R का मान होगा वह क्या होगा? छोटा होगा। तो B का मान क्या होगा? तो हमने कहा बड़ा होगा। किससे? तो R के मान से बड़ा होगा। और B का मान क्या होगा? छोटा होगा। किससे? तो B के मान से छोटा होगा R का मान। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के पास पहुंच गए हैं। क्या कहता है? यह है क्या? एल्गोरिदम है। क्या है? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता है क्या? हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। क्या एल्गोरिदम को होता है क्या? यह एक सुपरिभाषित क्या है? चरणों की एक श्रृंखला है। यानी ऑलरेडी इसको प्रूव कर दिया गया है। ठीक है ना,
यह जो ऑलरेडी प्रूव किया हुआ एक श्रृंखला है जो विशेष प्रकार की समस्या को, यानी कि विशेष प्रकार का यानी समस्या रहेगा उसको हल करने की क्या करेगा, विधि प्रदान करेगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो एल्गोरिदम बोलेंगे। तो एल्गोरिदम के बारे में हम लोगों ने क्या समझा, तो एल्गोरिदम के बारे में बोलेंगे यह एक विशेष प्रकार की सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है जो हमें विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्रियाविधि को प्रदान करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, यही इतना था एल्गोरिदम में। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यह एक दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है, तो दो धनात्मक पूर्णांक। तो हमने सीखा था कि एक दो धनात्मक पूर्णांक हो, अगर वह उसका निकालना हो क्या, मासा निकालना हो यानी एचसीएफ निकालना हो, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले दो संख्या है, दोनों में बड़ा कौन है, तो हम लोग 12,576 या 4052 है, तो जाहिर सी बात है बड़ा यह होगी, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 12,576 बड़ा है और यह क्या है, छोटा है। हमने दो बात स्पष्ट कर दिया, क्या, यह दोनों इससे छोटा है, तो जो बड़ा होगा उसको मानेंगे क्या, ए मानेंगे। तो 12,576 को ए माना और बी को क्या माना हमने, तो 4052 माना। ये दो स्टेप लिखने के बाद हम लोग तीसरा स्टेप क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होता है तो हम लोग जानते हैं क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो बड़ा बराबर आर बड़ा बी होता है। तो ए का मान क्या लेना है जी, ए का मान 12,576 लेना है। क्लियर, तो ए का मान हमने क्या लिया, 12,576 लिया। बी का मान क्या आ जाएगा, तो 4052 आ जाएगा। अब जरा देखिए क्यू का मान ज्ञात करना है ना, तो इससे इसमें क्या करेंगे, तो डिवाइड लगाएंगे। क्या करेंगे, तो भाग देंगे। यानी इससे इसमें भाग देने पर, तो जरा देखिए हम लोग साइड में भाग दे लेते हैं। 4052 डिवाइडेड 12,576। क्लियर, तो 40 तिया 4 तिया 12 यानी कि 12,000 समथिंग के पास पहुंच जाएगा। तो हम लोग इसको क्यों ना 3 से डिवाइड लगा देते हैं। तो 3 दूना 6, 5 तिया 15, 1 और 4 तिया 12, 12,000 कितना आ गया जी, तो 156 आ गया। तो ज़रा देखिए 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया तो 4, कितना आ गया, तो 420 आ गया। मेरे पास 420 आ गया। क्लियर, अब यह जो 420 आया सो कहाँ पे आ गया, कितने मारते लगाए थे, 3 मारते लगाए थे। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू कह रहा है, तो क्यू हमारा ही ना होता है जी, यह क्यू, यह आर, यह ए, यह बी। तो जो क्यू के स्थान पे 3 आया, तो क्यू के स्थान पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो 3 लिख देंगे। आर के स्थान पे क्या लिख देंगे, तो हम लोगों के पास क्या बचा, तो 420। याद रखिएगा, यह जो हमारा बी आया, यह जो बी आया, तो बी को ही बनाना है क्या हमें, तो बी को ही बनाना है क्या, ए। तो ये बनाएंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4052 डिवाइडेड, यह जो है आर, आर को बनाना है क्या, बी। ठीक है, तो हमने कहा 420 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर, अब जरा देखिए फिर से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, फिर देंगे भाग। क्लियर, इससे इसमें फिर देंगे भाग। तो जरा देखिए, तो हमने कहा 420 से फिर देना है भाग, तो 420 से भाग देते हैं 12, 420 से देते हैं कितना में, 4052 में। ठीक है, तो 4 तिया 12, 9 चौके 36। अब जरा देखिए 9 मारती लगाते हैं, ठीक है ना, 9 मारती लगाते हैं 0, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 36 1 37 हो गया। अब जरा देखिए इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, 2 एकम 2, 7 हो गया, 9 में 7 गया 2, कट गया। अब देखिए क्यू की जगह पे क्या आया, तो 9 आया, तो 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 9। अब प्लस में क्या लिखेंगे, 272 को लिखेंगे। क्लियर, अब फिर यहाँ पे 420 को ले आएंगे, 420 भागा 272 गुने। अब देखिए 272 को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 420 से। तो बताइए 400 572 के आसपास होगा, तो एक मात्र लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 272। 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, कैंसिल आउट। और
कैंसिल आउट नहीं है, नहीं 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, ठीक है। 148, तो हमने कहा क्या 1 प्लस 148, फिर इसको लाएंगे नीचे 272 भागा 148 गुने 1 जोड़। अब जरा देखिए फिर इससे लगाएंगे, अब 148 भागा 272, एक माते लगाएंगे, क्या आ जाएगा, तो 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2 और यह क्या आ जाएगा 124। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया क्या 124 मेरे पास बच गया। अब फिर से इसको नीचे लाएंगे तो बोलेंगे क्या 148 डिवाइडेड 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। अब इसी चीज़ को हम लोग ऊपर लेकर के आ रहे हैं। अब ज़रा देखिए ऊपर लेके आ रहे हैं इसको, इसी चीज़ को, तो हम लोगों ने कहा इसका काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। तब ज़रा देखिए हमने कहा क्या 148 124 गुने 1 जोड़ कितना आ गया, तो 24 आ गया। फिर इसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे 124 डिवाइडेड 5 प्लस 4, फिर लाएंगे 24। जब तक करना है तब तक 0 ना आ जाए तो बोलेंगे 4 छक 24 प्लस 0, यानी जो टर्म में 0 आ जाता है उसका क्या हो जाएगा, तो उसका जो हमारा ना देखिए उसका जो हमारा भाजक होता है यानी b का वैल्यू वह क्या हो जाएगा, तो हमारा HCF हो जाएगा। तो बोल देंगे क्या HCF बराबर क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे 4। इस प्रकार लिखेंगे, अतः 12 5 7 6 और 40 52 का HCF कितना आएगा, तो 4 है। क्लियर। अब यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा गया है, हर अधिकांश बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो वीडियोज लेकर के आएंगे उसमें भारतीय भवन का पहला अध्याय शुरुआत करेंगे। तो आज के इंट्रोडक्शन क्लास रहा, तो रोजाना शाम 7 बजे लाइव देखना ना भूले। न्यू 10th बैच लेकर के आए हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे को यूट्यूब पे क्लासेज करनी हो तो रोजाना शाम 7 बजे हमसे जुड़ने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। फिर मिलते हैं इसी वक्त कल। तो अगर हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए रोजाना शाम 7 बजे और 8 बजे लेकर के आ रहा हूँ क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए VVI और बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछने वाला है उस पे आधारित क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ आप सभी के लिए। तो रोजाना मेरे साथ शाम 7 बजे और 8 बजे बने रहिए गुरुकुल क्लासेज चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।